हेलो बच्चे पार्टी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो मानव है परिवहन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो ये आपका स्टडी प्लेटफॉर्म है टारगेट विद सक्सेस, यहाँ पे जब जो टॉपिक पढ़ाई होगा उसका क्वेश्चन आंसर बोले या फिर ऑब्जेक्टिव जो उससे रिलेटेड जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वो सब मतलब सारे इंपॉर्टेंट भी और PYQ भी, वो सारे क्वेश्चन आपको जब ये वीडियो खत्म होने वाला होगा तो लास्ट में मैं एक स्लाइड क्वेश्चन की लगा दूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, और जो भी उसमें से सही आंसर देगा वो आंसर आपको कमेंट में देना है, और जो आंसर सही देगा और ज़्यादा सही देगा उसको जब नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैनल पे उसमें उसका नाम दिखाया जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से 7 दिनों में जो सबसे ज़्यादा आंसर दिए होंगे और सबसे जल्दी दिए होंगे उनको बोर्ड पे उनका नाम आएगा। ठीक है, और उनको टॉपर लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं मानव में परिवहन। देखो, मानव में परिवहन जो है, परिवहन मतलब क्या, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जब भी जैसे हम सांस लेते हैं, सांस नाक से होते हुए फिर श्वास नली से होते फेफड़ा में जाता है, फिर फेफड़ा से पूरी बॉडी में जाता कैसे है, परिवहन होता है कैसे है, किसके माध्यम से, तो होता है रक्त द्वारा, रक्त वाहिनियां यही सब मिलके परिवहन कराती हैं। और हृदय, रक्त, रक्त वाहिनी और हृदय, इन तीनों को मिला के ना परिवहन तंत्र बोलते हैं। मतलब ये तीनों परिवहन में सहायता करते हैं, मतलब पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो रहा इन तीनों की बात। एक और तंत्र होता है जिसे लसिका तंत्र बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इंग्लिश में होता है, और जो उसमें पाया जाता है वो लसिका होता है, उसे लिम्फ बोलते हैं। वो भी जैसे जो हमारे छोटी आंत होती है उसमें वसा का परिवहन लिम्फ द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक अन्य तंत्र होता है लिम्फ, बोनस में लिख देता हूं एक अन्य तंत्र, एक अन्य तंत्र। ठीक है, इसका नाम होता है लसिका तंत्र, लसिका तंत्र। और इस लसिका तंत्र में आपको लसिका के बारे में पढ़ना है कि लसिका होता क्या है। ठीक है, इसके काम क्या है, ये क्यों होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे। अब देखो, मानव में परिवहन, मानव के परिवहन में 3 घटक पाए जाते हैं, इन्हें परिवहन तंत्र बोलते हैं। मतलब इन तीनों को मिला के परिवहन तंत्र बोलते हैं। कौन कौन, रक्त, रक्त वाहिनी और हृदय। रक्त, रक्त मतलब हो गया खून, ब्लड, मोटा मोटी बात करते तो वो खून हो गया। रक्त वाहिनी मतलब ये सारे जो नसें दिख रही है ना आपके हाथों में, या फिर ऐसे बहुत सारे आपको नसें देखने को मिलेंगी पैरों में भी, उनको बोलती है रक्त वाहिनी। और जो हृदय है वो यहाँ पे दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ी सी बाईं ओर यहाँ उपस्थित होता है। जब आप ऐसे हाथ रखेंगे तो धक 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 जो आवाज सुनाई देती है, लग रहा है अंदर कोई मशीन चला रहा है, तो वो हृदय की ही होती है। ठीक है, डॉक्टर से जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना आला, तो उस हृदय की आवाज को ही सुनते हैं वो। ठीक है, कि वो कितनी बार धड़क रहा है। पहले हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, फिर रक्तवाहिनी यानी कि जो नसें होती हैं उनके बारे में, फिर मशीन जो हमारी बॉडी में लगी है यानी कि हृदय के बारे में। ठीक है, तभी मैं नीचे तो नहीं होगा, थोड़ा सा इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे लूंगा। ठीक, और फिर पढ़ेंगे रक्त, पहले पढ़ेंगे रक्त के बारे में। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे। ओके, अभी रक्त के बारे में देखते हैं। ठीक है, रक्त यानी ब्लड के बारे में। जो ये रक्त है यानी कि ब्लड, सबसे पहली अगर लाइन देखा जाए ना तो यह एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक है। और ये चीज कि रक्त क्या है, ऑप्शन दे देता है, रक्त है, तरल संयोजी उत्तक, या फिर बहुत सारे, मतलब ऑब्जेक्टिव में नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है कि रक्त क्या है, और यही ऑप्शन देता है तरल संयोजी उत्तक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं
रक्त रक्त तरल संयोजी रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। चलो इतना तो आप बोलोगे, इतना तो पता था, आगे कुछ होता। आगे मतलब इसके बाद होता था, रक्त का जो पीएच मान होता है ना, वो होता है कैसा? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है? रक्त होता है क्षारीय, ठीक। अप्रोक्स 7.4 7.5 होता है इसका। लिख देता हूँ रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। वैसे आपकी बुक में 7.4 ही दिया, तो मैं बस इतना ही रहने देता हूँ। चलो 7.4 होता है, ठीक है। कितना होता है? 7.4। अब देखो, ये तो रहा रक्त के बारे में। रक्त का कैसा कलर होता है, ऑफकोर्स बताने की जरूरत नहीं है, लाल कलर का होता है, ठीक। अब रक्त जो है ना, वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक जिसे बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरा जिसे बोलते हैं रक्त कणिका या फिर कणिका बोलते हैं। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो ये तीनों है, ये रक्त कणिका में आते हैं। और रक्त प्लाज्मा, ये बस एक ही है, रक्त प्लाज्मा। ओके, पहले मैं एक चार्ट बना देता हूँ, आलू चाट। फिर आलू चाट नहीं, रक्त का चार्ट। बहुत डेंजर नाम है ना, रक्त का चार्ट। देखो, ये रहा रक्त। इसके होते हैं दो घटक, एक जिसे बोलते हैं हम प्लाज्मा, एक को बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं क्या? कणिका। एक को बोलते हैं प्लाज्मा, दूसरे को बोलते हैं कणिका। अब जो ये कणिका है, ये भी तीन भाग होते हैं, मतलब कणिका भी तीन भागों से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूं छोटा सा, जिसमें ये तो रहा रक्त और इसके दो घटक। अब इसके भी तीन पार्ट है। एक है आरबीसी, आरसीबी नहीं है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, एक आरबीसी बोलते हैं। और एक होता है डब्ल्यूबीसी। एक क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। और एक होते हैं प्लेटलेट्स। एक होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीनों जो है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलके बनाते हैं रक्त कणिका। और जो रक्त प्लाज्मा है, वो बस एक ही होता है, रक्त प्लाज्मा, ठीक है। अब देखो, इतना तो रहा रक्त के बारे में और प्लाज्मा के और रक्त के दो घटक। अब देखेंगे पहले प्लाज्मा के बारे में, फिर से आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। इसको मैं रफ करता हूँ और बताता हूँ आपको प्लाज्मा के बारे में। ओके, ठीक है। अभी प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्लाज्मा जो है, रक्त दो भाग से बना था, प्लाज्मा और रक्त कणिका। प्लाज्मा है, ये रक्त का पूरे 55% भाग है, मतलब पूरे रक्त का 55%। और जो रक्त कणिका है, वो पूरे रक्त का 45%, यानी कि 45% भाग है। ओके, ठीक है। मतलब देखो, जो प्लाज्मा, ये रक्त का 55% भाग है। यह रक्त का 55% यानी 55% भाग है, ठीक है। 55% भाग है इसमें, यानी कि प्लाज्मा में। इसमें
90%, 90% जल, 7% प्रोटीन, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक, 0.9% क्या होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है। 0.18% पाए जाते हैं ग्लूकोज, 0.18% ग्लूकोज। ठीक है। पॉइंट माने 0.5% पाए जाते हैं आपका वसा तथा कार्बनिक पदार्थ, वसा तथा कार्बनिक पदार्थ। ठीक है। ये जो प्लाज्मा है ये पीले रंग का होता है और चिपचिपा होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। प्लाज्मा कैसा कलर का होता है? पीला तथा चिपचिपा होता है। मैं यहां पे सिर्फ लिख देता हूं रंग, रंग पीला। ठीक है। अब देखो, जो इसमें 7% प्रोटीन पाए जाते हैं, तो कौन कौन सा प्रोटीन है जो 7% पाए जाते हैं? तो मैं लिख देता हूं इसमें, यहां पे प्लाज्मा, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ठीक है। यहां प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन। ठीक है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन यानी कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? इसमें बेसिकली 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। एक, देखो थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं। ओके, आप थोड़ा सही से लिख लेना, यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख ले रहा हूं। 3 होते हैं। एक पहला जो होता है उसका नाम है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन। जो दूसरा होता है, या फिर चलो पहले इसका कार्य बताता हूं फिर दूसरा लिखूंगा। पहला फाइब्रिनोजन कार्य, जिसका कार्य है वो क्या करता है? रक्त का थक्का जमाना में सहायक होता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, रक्त का थक्का जमाना। ओके। जो दूसरा है, दूसरा इसे बोल यहां मैं लिखता हूं ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। ठीक है। दूसरे का है ग्लोबुलिन। इसका भी कार्य बताता हूं। ग्लोबुलिन का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करना, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, ठीक है। यह प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। और जो तीसरा है, तीसरा उसका नाम है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है। ये जो एल्ब्यूमिन है यह परासरणी संतुलन में सहायक होता है। यहां लिख देता हूं मैं कार्य, परासरणी संतुलन में सहायक, संतुलन में सहायता करता है। सहायक ही सिर्फ लिख देता हूं। ठीक है। परासरणी संतुलन में सहायक, ये तो है जो उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। किसमें? बीच में से मैंने लाइन बना दी यार, ओह सॉरी, वो आप ध्यान देना थोड़ा सा। ये जो उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं वो है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन।
प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन जो है ना 7% प्रोटीन होते हैं। अब देखो एक चीज होता है और जिसका मतलब एक पॉइंट मान लो जिसे बोलते हैं सीरम। ठीक है, सीरम क्या है यहां पे मैं लिख देता हूं, ये बोनस रहेगा आपका, जिसे बोलते हैं सीरम। सीरम होता क्या बेसिकली, मतलब सीरम बात करें ना तो जब रक्त से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक हट जाता है ना तो उसे सीरम बोलते हैं। सॉरी, प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक जब हट जाए तब। ठीक है, रक्त प्लाज्मा से, तो मैं लिख देता हूं यहां प्लाज्मा माइनस, प्लाज्मा माइनस मतलब होता है प्लाज्मा से घटेगा। ठीक है, प्लाज्मा से क्या घटेगा, तो घटेगा थक्का जमाने वाला, थक्का जमाने वाला कारक, मतलब जो रक्त का थक्का जमाता है अगर वो हट जाएगा तो उस प्लाज्मा को हम सीरम बोलते हैं। ओके, देखो ये तो रहा सीरम, ये सॉरी प्लाज्मा के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट के साथ साथ ही लिख लेना। और देखो एक और बात बताता हूं, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि लास्ट में इसके क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, अगर इस चैनल पे, इस वीडियो पे या फिर सभी आने वाली सभी वीडियो पे, पीछे वाली वीडियो पर अगर अच्छे रीच मतलब अच्छे व्यूअर लोग आते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर लोग आते, सब्सक्राइबर नहीं, अच्छे स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, ठीक है, जो पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए ज्वाइन होंगे, तो इस नाम का एक टेलीग्राम चैनल बनेगा। ठीक है, और उसमें मैं आपके लिए टेस्ट की व्यवस्था करूंगा। ठीक है, जहां आप अपना टेस्ट एनालाइज कर सकते हो। ठीक, और कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, सभी ऑलमोस्ट साइंस के और मैथ के दोनों सब्जेक्ट के। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, हाँ अच्छे, अगर देखो बताता हूँ आपको, वो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कैसे, वो आप लोगों से ही। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो दूसरा बंदा देखेगा। ठीक है, वैसे ही और आप लोग को भी एक देखो, मैं बता, जब मैं खुद छोटा था ना तो एक थॉट होता है मन में कि अगर कोई, मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे दोस्त भी पढ़ लेगा ना तो तेज हो जाएगा। पता नहीं आप में हो कि नहीं, पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं होता है कि नहीं वो दोस्त नहीं पढ़ना चाहिए, वो तेज हो जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ वो यहाँ से नहीं कहीं और से तो पढ़ता होगा, आपको ऐसा क्यों लगता है वो नहीं पढ़ता होगा, उसको भी तो भाई एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, तो पहले आप अच्छे से पढ़ाई करो और वीडियो को शेयर करो ताकि सामने वाला भी पढ़े, उसको समझे। और मैंने बोला ना जब अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं खुद टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए टेस्ट की व्यवस्था करूंगा। चलो ये तो रही मोटा मोटी बात, इसको हटाओ। अभी हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। ये तो रहा रक्त प्लाज्मा, अब पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि उसको हिंदी बोलते हैं रक्त पट्टिकाणु। बहुत अजीब नाम है, कोई ना। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे। अभी हम देखेंगे रक्त कणिका का, जो पहले भाग मैंने लिखा था ना आरबीसी, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, या इसको इरिथ्रोसाइड भी बोलते हैं। देखो जो ये आरबीसी होती है लाल रंग की होती है, नाम से क्लियर होता है ना, रेड ब्लड से लाल रंग की होती है। और इसका जो आकार होता है वो होता है उभ्यावतल, उभ्यावतल, यानी कि जब, जैसे बोल सकते हैं ना, अवतल दर्पण पढ़ा है आपने, दो गो अवतल दर्पण मिलके कैसा संरचना बनाता है आरबीसी जैसा। ठीक है, इसका मैं लिख देता हूं आकार, आकार होता है उभ्यावतल, उभ्यावतल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाइकॉनकेव। ये तो रहा इसका आकार। अब इसकी संख्या कितनी होती है, आरबीसी जो है 50 से 55 लाख प्रति घन क्यूब, यानी कि प्रति क्यूब भी बोलते हैं उसको, उतना पाई जाती है। मैं लिख देता हूं इसकी संख्या
इसकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती है। प्रति घन mm, ठीक है, प्रति घन mm होती है। चलो, ये तो रहा आरबीसी के बारे में। अब ये होता है लाल, मैंने बताया था। आखिर में लाल होता क्यों है, काहे लाल होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण। मैं लिख देता हूं, इसका रंग लाल होता है, ठीक है। कारण क्या लिख दूं? हीमोग्लोबिन के कारण लिख देता हूं, ठीक है। क्या लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखो, जो ये हीमोग्लोबिन होता है ना, 100 ml यानी कि 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम होता है, ठीक है। 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 100 ml में कितना होता है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी बोलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था, जब सांस लेते हैं तो जो वायु ऑक्सीजन युक्त हवा है वो फेफड़े में जाती है, वहां से जो ऑक्सीजन को ले जाता है, यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी में उपापचय क्रिया के दौरान जो CO2 बना होता है उसको फिर वापस फेफड़े में लाता है और हम उसे नाक द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस हीमोग्लोबिन द्वारा, सॉरी, हीमोग्लोबिन ही संयोज करता है, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तब कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाता है। इसीलिए इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी बोलते हैं। ये भी पॉइंट में लिख देता हूं। सभी पॉइंट इसलिए भी लिखवा देता हूं ना, ताकि जब नोटबुक में होती है ना, तो अगर आप पढ़ोगे तो फिर याद हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक, ये भी आप में ऑब्जेक्टिव आता है, ऑक्सीजन का वाहक। हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का वाहक, ठीक है। ये जो आरबीसी होती है इसका जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, 120 दिन होता है। अच्छा, आप एक चीज सोचना कभी, जब इसका जीवन काल जो है 120 दिन होता है, तो 120 दिन बाद इस आरबीसी का होता क्या है? ठीक है, ये जाती कहाँ है? तब 120 दिन हो गए मतलब मर गई, अब वो कहाँ जाएगी? ठीक, और जाएगी भी तो जो नई जन्म लेगी वो जन्म कहाँ से लेगी?
वो मैं आपको बताता हूँ। जब 120 दिन हो जाता है उसके बाद ये चली जाती है पलीहा, इंग्लिश में उसको स्प्लीन बोलते हैं, सामान्य भाषा में उसको तिल्ली बोल देते हैं लोग। मतलब 120 दिन बाद ये चली जाती है स्प्लीन में यानी कि पलीहा में, और इसका जो निर्माण है यानी ये बनती है लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है, रेड बोन मैरो। ओके, लिख देता हूं मैं यहाँ पे आरबीसी का, ब्लू से लिख दूं ब्लैक से, ब्लू से, आरबीसी का निर्माण, निर्माण मतलब जहां ये बनती है, ठीक है, निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में, लाल लाल अस्थि, लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। होता है, ये तो रहा आरबीसी का निर्माण। और इसका विनाश मैंने बताया ना, स्प्लीन यानी कि पलीहा, सामान्य भाषा में उसको क्या बोलते हैं, तिल्ली। ओके, आरबीसी का विनाश, आरबीसी का विनाश पलीहा में होता है, पलीहा, ठीक है, कहाँ होता है, पलीहा में, और निर्माण लाल अस्थि मज्जा में। बहुत मतलब बहुत मस्त ऑब्जेक्टिव है ये, आपको 10th में और आगे भी जब कंपटीशन एग्जाम होता है ना उसमें भी बहुत बार पूछा जाता है। पलीहा में होता है, ठीक है, ये था आरबीसी के बारे में। अब इसके बाद पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, अभी पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स के बारे में। इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट, मैंने यहाँ पे लिखा है ना ल्यूकोसाइट। देखो जो डब्ल्यूबीसी है इसका जो आकार होता है वो अनियमित आकार की होती है, और इसका रंग जो है श्वेत यानी कि व्हाइट होता है, रंगहीन होती है, यानी कि इसमें कोई हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं पाया जाता है, ठीक है, और इसमें केंद्रक पाया जाता है। जबकि जो आरबीसी होती है, स्तनधारियों के जो आरबीसी होते हैं, जैसे मनुष्य होंगे, जितने स्तनधारी मतलब होता है जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है, तो स्तनधारियों के केंद्रक, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन उसमें अपवाद है, ठीक है, ऊंट और लामा, उनके जो आरबीसी होते हैं उसमें केंद्रक होता है, बाकी जितने स्तनधारी होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है उनके आरबीसी में। तो डब्ल्यूबीसी है, इनमें केंद्रक होता है, इसका आकार जो है अनियमित होता है, यह श्वेत होती है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होती है, और इनकी जो संख्या है वह आरबीसी से कम भी होती है। मतलब वो कितने थे, 50 से 55 लाख, ये है बस 6000 से 8000, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पहले लिखता हूं इनका आकार, आकार अनियमित होता है, आकार तो अनियमित, अनियमित, ठीक है। और रंग की बात करें अगर, यानी कि कलर, तो इसका रंग कैसा होता है, ये होता है रंगहीन, रंगहीन यानी कि श्वेत, रंगहीन श्वेत लिख लो, सिर्फ श्वेत होता है, चलो इतना क्या लिख, थोड़ा सा लिख लो श्वेत, ठीक है। और जो इनकी आयु होती है, एनसीईआरटी में तो नहीं दी है इनकी कहीं आयु, पर जो बाकी अदर पब्लिकेशन के बुक है ना उसमें देता है 12 से 20 दिन, या फिर किसी किसी में 13 दिन देता है। चलो मैं लिख देता हूं आयु इनकी 12 से 20 दिन,
आयु 12 से 20 दिन। उसके बाद इनका क्या होता था, ये भी स्प्लीन में चले जाते हैं। ठीक है, इसकी संख्या लिखूं तो रक्त में इसकी संख्या, रक्त में इसकी संख्या 6000 से 8000 प्रति घन कितना होता है, 6000 से 8000 होता है। ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर में होता है, 6000 से 8000। ओके, इनका आकार जो होता है अनियमित होता है, रंग श्वेत होता है, और इनमें केंद्रक होते हैं, केंद्रक उपस्थित, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्र क्या होता है, उपस्थित होता है। यहां पे मैं एक बोनस लिखवा देता हूं आपको, आरबी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अपवाद ऊंट और लामा। बोनस, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या अपवाद है, ऊंट और लामा, अपवाद ऊंट और लामा। लामा भेड़ जैसा ही होता है। ये रहा डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, रक्त पट्टिकाणु, इंग्लिश में बोले तो प्लेटलेट्स, उसके बारे में। ठीक है, वो देता हूं मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे। चलो देखते हैं हम क्या प्लेटलेट्स के बारे में। अभी रक्त पट्टिकाणु, बिम्बाणु भी बोलते हैं, या फिर थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ओके, देखो जो पट्टिकाणु है ना, आपके सिलेबस में इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है कि ये रक्त के थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ठीक है, पर कुछ कुछ बातें मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। ये जो है पूरे रक्त में 1.5 लाख से 3.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से 3.5 लाख होते हैं। ठीक है, पूरे रक्त में। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इनका जो निर्माण है, ये मेगा कैरियोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, उनके टुकड़ों में विखंडन से बनता है। मेगा कैरियोसाइट कोशिका क्या है, अस्थि मज्जा जो होता है ना, उसके साइड में होती है ये मेगा कैरियोसाइट कोशिका। ठीक है, उन्हीं के टुकड़ों में विखंडन से ये बनता है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। किसी किसी व्यक्ति में क्या होता है ना, प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है, इसका जो स्तर है बहुत नीचे गिर जाता है, जिस वजह से अगर उसका कहीं कट जाए किसी, या फिर कोई घाव हो जाए जहां से खून निकले, तो उसका खून जल्दी रुकेगा ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा रक्त का स्राव होने लगेगा जब प्लेटलेट्स की कमी होती है तब। ठीक है, इन सब के बारे में लिख देता हूं मैं आपको। यह पूरे रक्त में 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन ठीक है, कितना होता है, 1.5 से 3.5 लाख होता है। ठीक है, यह है रक्त पट्टिकाणु।
ये जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, कौन सी कोशिका करती है, मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से। इसका निर्माण भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका निर्माण कौन करता है, यानी मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट कोशिका के टुकड़ों में, मेगा कैरियोसाइट कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से जो है इसका निर्माण होता है। विखंडन से इसका निर्माण होता है, विखंडन से होता है। ठीक है, किसे, मेगा कैरियोसाइट कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से। प्लेटलेट्स, रक्त पट्टिकाणु या फिर उसको बिंबाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट बोल लो, उसका निर्माण होता है। इसका जो कार्य है, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। बस आपके सिलेबस में इसको इतना ही पढ़ना है, जब आगे जाएंगे ना तो और पढ़ना है। बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसको आगे और विस्तृत रूप से पढ़ना है, जैसे WBC की ही बात कर ले। जब आगे आप 11th-12th में जाओगे ना तो उसके 2 भाग पढ़ने हैं, एक कणिका में, एक अकणिका में। फिर इनका भी पार्ट, मतलब इनका में भी किसी को 3 भागों में, किसी को 2 भागों में, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल तथा एसिडोफिल, एक को मोनोसाइट, फैगोसाइट। ठीक है, तभी बहुत सारी पढ़ने, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट होता है। तो बाकी तो जितना है आपके सिलेबस में मैंने बता दिया है। यह रक्त पट्टिकाणु के बारे में इतना आप कर लो, और रक्त जो है खत्म हो गया। कल पढ़ेंगे रक्तवाहिनी के बारे में। उससे पहले जो आज मैंने पढ़ाया, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, मैं उसका एक पैनल लगाता हूं, मैं लिख देता हूं वहां पे वो सारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप उसका आंसर ऐसे ही कमेंट में दे देना। ठीक है, तो अभी मैं लगाता हूं सारे क्वेश्चन को, आप इसको लिख लेना। अभी जो मैंने पढ़ाया ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन 4 ही हैं, हालांकि अभी बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे हैं, पर मैं बस अभी के लिए 4 देता हूं। इसका आप आंसर एक का जो होगा, बी का जो होगा, एक का, 2 का, 3 का, 4 का, जो भी हो उसके आगे आप लिख देना, और एंड में या फिर स्टार्टिंग में अपना नाम लिख देना। ठीक है, नाम जरूर लिखना जिसे मुझे पता चले कौन कौन दिया है। ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, एकदम पक्का। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, अगर नोट्स में ना मिले तो बुक पढ़ना, थोड़ा आपकी भी तो यार नॉलेज इंप्रूव हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप डायरेक्ट देख देख के भी आंसर कर सकते हो, हटना जरूरी था, लेकिन पूरे क्वेश्चन दिखता नहीं। क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, फिर उसके ऑप्शन, डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि यानी कि आयु कितनी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और चौथा क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।